अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पूरी कौम इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में न सिर्फ शाना बशाना खड़ी है बल्कि पूरी कौम की खुद पूरी हुकूमत समेत और चाहे मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इदारे हों समेत ये कोशिश है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए। लेकिन पिछले हफ्ते का अख्ताम कुछ अच्छा नहीं हुआ जब 16 मार्च को हमने देखा कि शुमाली वजीरिस्तान का जो इलाका था मीर अली, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों की तरफ से हमला किया गया और उसमें सिक्योरिटी के एहलकार बड़ी तादाद में शहीद भी हुए। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ बल्कि हमने पिछले कई माह में ये देखा है, खास तौर पर अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड दहशत गर्दी के हमले पै दर पै पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा हो रहे हैं और इसके बाद बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि सिक्योरिटी इदारे इस लिहाज से कोई कमजोर हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं या सही मायनों में डिफेंस मौजूद नहीं है, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि दहशतगर्द एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के रास्ते न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं बल्कि अफगानिस्तान से भी उनको कंट्रोल करने की कोई खातिर खा कोशिश नहीं की जा रही। इसी वजह से शायद आज जवाबी तौर पर पाकिस्तान ने फिजाई तौर पर अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर रिएक्शन देते हुए हमला किया और तकरीबन 6 दहशतगर्द अपनी जान से गए। लेकिन कम अज कम इन तमाम वाकयात को मद्देनजर रखा जाए तो आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि इस हुकूमत की तरजीहात मईशत तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से, दिफा के हवाले से पाकिस्तान को किन चीजों के ऊपर सबसे पहले बात करने की जरूरत है अपने पड़ोसी ममालिक से जो कि दहशतगर्दी का ठिकाना बन चुके हैं और खास तौर पर पाकिस्तान की सरहदें उनकी वजह से महफूज तस्वुर नहीं की जा सकती। और दूसरा ये कि खास तौर पर जो 2 सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उनके लिए क्या नए सिरे से सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने की जरूरत है और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत और तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होने की जरूरत है। इसी के हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम के में मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि पहले 16 मार्च को एक इंसिडेंट होता है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सीनियर फौजी अफसरान हैं वो भी अपनी जान से जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से आज एक रिएक्शन भी सामने आया कि अफगानिस्तान में हमने फिजाई कार्रवाई भी की। लेकिन सर हर कुछ हफ्तों के बाद इस किस्म का वाकया हो जाना, आपके ख्याल में क्या इस हुकूमत की तरजीह तो है सिक्योरिटी और दिफा, लेकिन क्या कहां पर पॉलिसी लैप्स मौजूद है, कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि ये वाकयात किसी तरह कंट्रोल हो सके? बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया है। बड़ा हसास मौजू है हमारे लिए और इसकी 2 जहतें हैं। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 2014 के आखिर में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया, उसके बाद से कौम के ज़हन में काफी अब सराहत से आ चुका है कि ये जो दहशतगर्द हैं जो तालिबान का नाम लेके मजहब का लिबादा ओढ़ने की कोशिश करते हैं, ये किसी तरह भी पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है। ये हमारे बच्चों के सरों में गोलियां मारते हैं। और उसके बाद फिर कौम ने एक जंग लड़ी, ख्वाजा पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और इन दहशतगर्दों को या तो यहीं खत्म कर दिया गया या फिर ये अफगानिस्तान में चले गए एक महफूज पनाह के लिए। अब जो हालिया लहर है उसकी जो ताने बाने जो है वो 2021 के उस फैसले से मिलती हैं जाके, जो उस वक्त की अस्करी और सिविलियन क्यादत ने किया कि उसमें से कुछ लोगों को वापस लेकर आ जाए और 200 लोगों को उस वक्त के सदर ने, आरिफ अलवी साहब अब नहीं है, उन्होंने आम माफी भी दी और उनको कोशिश की गई कि किसी तरह इनको मेन स्ट्रीम कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। वो एक बहुत फाश गलती, एक ब्लंडर था जो किया गया और जो लोग करने वाले हैं उनसे भी इस खास स्पेसिफिक मामले में बाज पुरस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमें ये फिर सबक सीखना है कि जो दूसरी डायमेंशन जो मुश्किल है ज्यादा, इसकी एक लिसानी और एथनिक डायमेंशन भी है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है, क्योंकि उसका ताल्लुक उससे है कि एक एक्सपेक्टेशन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सरहद है वो हमेशा एक सॉफ्ट बॉर्डर रहेगी। अब हमने ये देख लिया है और इसका तजर्बा करके देख लिया, हमने उस पर बाढ़ भी लगाई, मियां के दौर में इसका आगाज हो गया था कि जब तक हम इस सरहद को पूरी तरह वॉच नहीं करते, हम अपनी तरफ इसको हमने निगरानी करनी है और हमारी ये तवक्को है कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में वो उस तरफ उसकी निगरानी करेगी। आज का जो पाकिस्तान ने एक्शन ये किया है उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं इस वक्त, चाहे वो अबूरी हुकूमत है और उनको अभी दुनिया में रिकग्नाइज नहीं किया गया, वो उस तरह का जो हमारी पाकिस्तान की मदद करनी है उन्होंने
उसमें पाकिस्तान की मदद को नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमें आज का एक्शन करना पड़ा और एक मुस्तकिल शहादतें हो रही हैं। अच्छा खुर्रम तो साहब, असल इशू यही है कि हमें ये, जी मैं जी एक बात जी कर जी दूं कि हमें जी अपनी खुद मुख्तारी का दिफा हमने करना है और ये तवक्को करनी है और इस बात को यकीनी बनाना है कि जो दूसरा हमसाया मुल्क है वो अपनी खुद मुख्तारी का दिफा भी करे और जहां तक उनकी जमीन का ताल्लुक है फिर जिम्मेदारी भी ले। वो ठीक। जिम्मेदारी नहीं लेते और हर दफा पाकिस्तान की जमीन पर हमारे भाइयों का और बहनों का खून बह रहा है। सर आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसी हवाले से एक सवाल करना चाह रही थी कि अफगानिस्तान का हमने काफी अरसे से एटीट्यूड देखा है। अभी आपने बाढ़ लगाने की बात की, तो सर जब बाढ़ भी लगा रहे थे उस वक्त जितना रेजिस्टेंस सामने आया था, सरहद के उस पार से फायरिंग की जाती रही उन फौजी जवानों के ऊपर जो बाढ़ लगवा रहे थे और लगा रहे थे, तो सर क्या हमें अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनका दोबारा जायजा नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जब हमने अफगानियों को वापस भेजने की बात की और वो भी जो इलीगल थे, तो जो रिएक्शन वहां की गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उससे ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान कोई बहुत ही गलत स्टांस पे खड़ा है, गलत पोजीशन पे खड़ा है। तो हम थोड़ा सा सख्त रिएक्शन क्यों नहीं करते? हम भारत या जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरह की पॉलिसी क्यों नहीं अपना लेते एक दफा में? जी आपने देखा इसका आगाज हो गया है और इसमें भी सराहत चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो नरमी का मुतालबा करते रहते हैं कि नहीं नहीं इनको रहने दें। हमने अब इतने ज्यादा पाकिस्तानियों के खून का नजराना दिया है इस दहशतगर्दी की जंग में कि अब हम मजीद नहीं ये दे सकते और ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। हमारे जो पश्तून भाई हैं खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पे जो रहते हैं और बलोचिस्तान की सरहदों पर रहते हैं, हमें उनसे भी दस्त बस्ता गुजारिश करनी है कि मामला एक अपनी मिट्टी की खुद मुख्तारी का है और खुद मुख्तारी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हम अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे और उसके साथ जिम्मेदारी भी लेंगे, लेकिन जो हमारी दूसरी साइड पर लोग हैं वो हमेशा इसको रेजिस्ट करते हैं। उनकी एक डिपेंडेंस भी है पाकिस्तान के ऊपर। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन पॉलिसी ये है कि भाई आप अपना मुल्क संभालें, हम अपना मुल्क संभालेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात हों और एक खा बखा की मुखासमत ना हो, लेकिन अपनी मिट्टी का दिफा हमें हर सूरत करना है। और ये पैगाम कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन का हर सूरत दिफा करेगा, अपनी सरजमीन पर रहने वालों का दिफा करेगा, ये बहुत वजाहत से हमारे जो तालिबान की हुकूमत है इस वक्त अफगानिस्तान में, उनको ये पैगाम देना बेहद जरूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब सर थोड़ा सा सियासी पहलू से आपका मैं ओपिनियन चाहूंगी। वो ये कि नवाज शरीफ साहब का आज भी जो एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग थी उसमें उनका स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा जी अवाम के सब्र को आप कब तक आजमाएंगे? इस वक्त IMF से पाकिस्तानी गवर्नमेंट एग्रीमेंट के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बिजली, गैस और इस किस्म की चीज़ों के जो रेट्स हैं वो फिर बढ़ाए जाएंगे। अब प्रैक्टिकली तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन कैसे मुमकिन होगा कि हम इस महंगाई के तूफान में मजीद इजाफा कर दें? मतलब एक आम पाकिस्तानी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत एतमाद में कैसे लेगी पाकिस्तानियों को डिसीजन जो इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं IMF से रिलेटेड? जी पार्लियामान का यही मकसद है कि वजीर आजम और वजीर बिजली और वजीर पेट्रोलियम वो पार्लियामान में आए, चाहे इजलास बुलाएं और कौम से खुली बात करें, कौम से मदद भी तलब करें, कौम से सब्र की दरखास्त भी करें और ये भी बताएं कि चले आज की तकलीफ हम सब सह रहे हैं, लेकिन हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है जिससे आने वाले सालों में हमें रिलीफ होगा। इससे कम पे तो नहीं हो सकता ना। हम एक लामहदूद बिजली की कीमत नहीं बढ़ा सकते अपने हुकूमती खसारा कम करने के लिए। और ये भी अब जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म की और वज़राए कराम हैं कि वो कौम को बताएं कि वो बिजली की जो कीमत बढ़ाना है वो सबसे आसान तरीका है। जो मुश्किल काम करने वाला है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है, जो इदारों का रिफॉर्म करना है, चाहे निजकारी करनी है, उसके लिए वो क्या इकदाम करने लगे हैं। ज्यादा ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने इस पर इस हफ्ते लिखा भी है बिजली के ऊपर कि भाई हमें किस तरह इसको दुरुस्त करना है। तो ज्यादा ये आने वाले दिनों में अवाम से सच बोलना और जो पूरे इश्यूज हैं, अब जो PDM की जो पिछली हुकूमत थी उसके सामने जरूर एक मसला था कि उसके फौरन बाद इंतखाबात होने थे, तो लिहाजा सियासी मसलहत की बुनियाद पर बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती थी। अब जबकि इंतखाबात 5 साल की दूरी पर हैं, तो कौम से आकर पूरा और खुला सच बोलकर कौम से मदद की दरखास्त करनी है। उन्होंने ये भी बताना है कि अगर आज हम तकलीफ सहने लगे हैं
तो आने वाले सालों में रिलीफ वो कैसे देंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल सर वो ये कि नवाज शरीफ साहब के लंदन वापस जाने की खबरें हैं। पहले ये कहा गया लंदन से जब आ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन फिर खैर वो एक खास सिचुएशन थी कि 2/3 अक्सरियत अगर होती है तो नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता। सर अब वैसे तो अता तारड़ साहब इसको रद्द कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर मियां साहब वापस जा सकते हैं, और अगर जाते हैं तो क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर होगा या वैसे विजिट के तौर पर जाएंगे? जी, मैं मुकम्मल सराहत से कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में रहेंगे, और अगर वो जाएंगे भी तो वो चंद एक आर्जी तौर पर होगा। वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून की जो वफाक और सूबे में हुकूमत है उसकी राहबरी के लिए हमा वक्त यहाँ हमारी जो है मदद करेंगे, और उनकी मौजूदगी ही जिस तरह सदर जरदारी की मौजूदगी बतौर सदर है, मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी भी इस मखलूत हुकूमत के चलने की एक जमानत है, और इंशाअल्लाह मरीम नवाज की जो गवर्नमेंट है पंजाब में उसकी कामयाबी की जमानत है। वो अपनी जो उनकी रूटीन की, जैसे वो रमजान में आखिरी अशरे में मदीना मुनव्वरा जाते हैं, हर साल जाते हैं, वो जो उनके रूटीन के विजिट्स हैं वो जारी रखेंगे, लेकिन उनका मुस्तकिल मुल्क से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक दिफा। इंपॉर्टेंट तरीन जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, चाहे दिफा से रिलेटेड हों, चाहे मईशत और IMF से मुआहदे से रिलेटेड हों, और चाहे मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी से रिलेटेड, खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ा उसके ऊपर डिटेल में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम थोड़ा सियासी तौर पर जानेंगे। आज पंजाब असम्बली में बजट पेश किया गया उनका, और ये कहा गया कि कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा, अवाम के लिए किसी न किसी हद तक रिलीफ की गुंजाइश पैदा की जाएगी, लेकिन इस दौरान अपोजिशन की तरफ से भरपूर एहतजाज और शोर शराबा किया गया, और ऐसा एक माहौल लगता था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। लेकिन क्या वाकई वो बजट अवाम दोस्त है? इस पर अपोजिशन का क्या टेक है, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के सामने कोई एक चैलेंज मौजूद नहीं है। एक तरफ बड़ी मजबूत और मुत्तहिद अपोजिशन नजर आती है, दूसरी तरफ महदूद वसाइल के साथ आज उनकी तरफ से बजट भी पेश किया गया। उस पूरे बजट के पेश होने में न सिर्फ ऐवान में अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया, बल्कि ऐसा लगता था कि बिल्कुल कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन सही मायनों में अपोजिशन की क्या राय है इस बजट के ऊपर, जिसके बारे में सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि कोई नए टैक्सेस आयद नहीं किए गए, बल्कि आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ स्कीम्स ऐसी हैं जो कि अंडर प्रोसेस हैं, और 3 महीने की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ ऐसे मंसूबे हैं जो शुरू करने का सूबाई हुकूमत इरादा रखती है। लेकिन नामसाइद हालात में होते हुए, खाली खजाना होते हुए, क्या वो तमाम ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी हो सकेंगे या सिर्फ कागजों तक महदूद रहेंगे? इसके ऊपर अपोजिशन की राय क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर पंजाब असेंबली और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सिफ्तैन खान साहब। सिफ्तैन साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर आज बड़ा भरपूर दिन था सूबाई असेंबली में। एक तरफ हुकूमत बजट पेश कर रही थी, दूसरी तरफ अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, लेकिन अगर उस एहतजाज में आप सुन सके हों कि जो बजट पेश हुआ वो क्या अवाम दोस्त है? जितनी बातें हुकूमत कर रही है, क्या अमली तौर पर उसका कोई मुजाहिरा नजर आ रहा था इस बजट के अंदर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो हमें ये डिटरमिन करना चाहिए कि क्या हम डेमोक्रेसी को चलाना चाह रहे हैं या इसको डीरेल करना चाह रहे हैं। अगर हम डेमोक्रेसी को चलाना चाह रहे हैं तो जो पिछली हुकूमतों के मंसूबे हैं वो भी अवामी रिलीफ के थे ना। ये हमने हर वक्त क्यों करना होता है कि जो नई गवर्नमेंट आए वो नए मंसूबे लेके आए? कभी बैग्स पे तस्वीरें चेंज हो जाएं, आटे के थैलों पे तस्वीरें चेंज हो जाएं, चीनी के बैग्स पे। मैं कहता हूँ जो ये पिछली हुकूमत का प्रोग्राम था सेहत कार्ड वाला, आप जितने काम भी कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड का कोई कंपैरिजन नहीं, उसको आप जारी रखते। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम पे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसको आप जारी रखें, उसको बल्कि बढ़ाएं, जारी ना रखें। मैं आपको एक छोटी सी बात सना बताना चाहूंगा कि मैं पिछले दिनों मियां वाली था, ये आज से तकरीबन कोई 1 साल पुरानी बात है। तो वहां मैंने एक बुजुर्ग से थे, उनके दिल का इशू था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा चाचा आप लाहौर आ जाएं तो मैं आपको वहां से CM सेक्रेटेरिएट से, ये 1.5 साल पुरानी बात है, तो मैंने कहा मैं आपको डायरेक्टिव फ्री ट्रीटमेंट का करा देता हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से, तो आपका ये हो जाएगा। उसने कहा बच्चा नहीं, अल्लाह जिंदगी करे, इमरान खान दी। इमरान खान जो हमें हेल्थ कार्ड देकर गए, मेरे पास वो हेल्थ कार्ड है और मेरा वो ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है।
अब देखें ये अवामी फलाह बहबूद के इस तरह के मंसूबे थे, आप पहले इनको तो कंप्लीट करें। अब कई जगह पे सड़कें बन रही हैं, कई जगह पे कॉलेजेस बन रहे हैं, कई जगह पे डिस्पेंसरीज बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, आपने आके उन पे कट लगा दिया, आपने नए प्रोग्राम शुरू कर दिए। जब आपकी गवर्नमेंट जाएगी, जो अगली हुकूमत आएगी, फिर वो आपके काम खत्म कर देगी। मैं सप्तान साहब मुझे एक सवाल की इजाजत है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि अभी कुछ हफ्ते पहले तक पंजाब का जो सिस्टम था कोलैप्स करने लगा था, पैसे ही नहीं थे हुकूमत चलाने के लिए। तो अब ये जो 3 महीने में इन्होंने कहा कि 20 प्रोजेक्ट्स हम शुरू करेंगे, पता नहीं 3 IT सिटीज़ हम बनाएंगे, फिर अभी निगहबान रमज़ान और इस किस्म के दीगर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो सर पैसे तो हैं नहीं, अब ये मंसूबे कैसे शुरू होंगे? आपकी हुकूमत जब गई तो आपको ख़जाने का हाल तो पता होगा, 16 माह की हुकूमत में भी आपने देखा, क्या वाकई सूबाई हुकूमत के पास इतने पैसे हैं कि ये सारे मंसूबे रन कर सके? ये असल में सना हम लोगों को चलाने वाली तो ब्यूरोक्रेसी है ना, और ब्यूरोक्रेसी इस तरह गोल्डन वर्ड्स में आपको प्रेजेंटेशन देते हैं ना कि जिस तरह आपको, और हर हुकूमत ये समझती है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हमारे साथ लॉयल है और हमारे काम करेगी और हमारी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसीजंस पॉलिटिकल लेने होते हैं। या तो ये यूं करें सना, ये देखें, ये हमारे एक्सचेकर का पैसा है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा है ना, ये पंजाब के अवाम का पैसा है। कहीं 30% काम हो चुका है, मुझे आप सिर्फ ये बता दें जहां 25%, 30% या 40% काम हो चुका है, उसको आप रोक के और नए प्रोजेक्ट शुरू करें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, अब सर नंबर 2, जी फरमाइए जी, बस आखिरी बात, नंबर 2 ये है कि लेट्स सपोज शी इज चीफ मिनिस्टर, शी इज द अथॉरिटी, शी इज चीफ एग्जीक्यूटिव, और आप इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आप ये देखें कि एक जगह पे आप सड़क बनाते हैं, कोई ये चेक करने वाला है कि उस सड़क के नीचे क्या सीवरेज बन चुका है? 1 साल सड़क बनती है, 2 सालों के बाद फिर वहां सीवरेज की लोगों की डिमांड्स आती हैं, फिर वहां सीवरेज बनती है, तीसरे साल फिर बिजली की डिमांड आती है, फिर साइडों से सड़क को उखाड़ दिया जाता है, फिर वो रोड अल्टीमेटली C&W वाले रिपेयर और मेंटेनेंस पे लेके आते हैं, फिर हर साल उस पे अरबों रुपया मेंटेनेंस का लग जाता है, फिर उसमें सर किकबैक्स और कमीशन अलग होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, ये तो पाकिस्तान का अलमिया ही रहा है सर, दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सिप्तान साहब, सर वैसे अभी हम अगर देखें मरियम नवाज साहिबा को, तो कभी कोट लखपत जेल जा रही हैं, कभी वो बाजारों में जा रही हैं, इतवार बाजार और इस किस्म के बचत बाजार, सर वो प्रोएक्टिव तो हैं, लेकिन अगर मैं वैसे आपसे एक न्यूट्रल ओपिनियन लूँ, आपके ख्याल में वो शहबाज शरीफ साहब के फुटप्रिंट फॉलो कर रही हैं या उनसे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं? वो उसको मेंटेन तो नहीं करना चाहेंगी, या तो उनसे बेहतर होना चाहेंगी या उनसे डिफरेंट होना चाहेंगी। तो आपके ख्याल में आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो कैसा लग रहा है अभी तक? अच्छा देखें, अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो ये गवर्नमेंट किस तरह बनी, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पे ये गवर्नमेंट बन गई। अब जब आपको अंदर से पता है कि हम फॉर्म 45 पे या फॉर्म 47 के जरिए गवर्नमेंट में आए हैं, और आपको ये भी पता है कि हमारी इस टाइप की कोलिशन गवर्नमेंट है कि एक हमारे पार्टनर जो है वो कह रहे हैं कि हम मिनिस्ट्रीज नहीं लेते, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेंगे, और हमने अगर ये 2-3 साल में काम नहीं करते, अवाम ने जो रिटेलिएशन दी है। अब सना मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, आप इनको इंडिपेंडेंट कहेंगी या PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कहेंगी? चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएं या जिस पार्टी में भी जाएं, तो इनके लिए तो लाइफ लाइन है ही कोई ना, जो सिटिंग गवर्नमेंट है। अब ये रमजान बाजार में जाएं या कोट लखपत जेल में जाएं, इनको कुछ ना कुछ अवाम को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो यूथ है, जो बिफरी हुई यूथ है, और जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएशन दी है, जिस तरीके से उन्होंने अपना राइट ऑफ वोट इस्तेमाल की है, अब आप लोग उसको माने, हम माने ना माने, कोई माने ना माने, वो उनकी अपनी मर्जी है, बट उन्होंने अपना दिखा तो दिया है ना कि हमारे अंदर ये भड़ास थी और हमने अपनी भड़ास निकाल दी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब सर, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि PTI एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर तो बैठी है पंजाब असेंबली में। अब आप 30 तारीख को इस्लामाबाद में जलसा भी करने जा रहे हैं, तो सर एक ऐसा वक्त भी था भी कुछ हफ्ते पहले तक जब कॉर्नर मीटिंग भी PTI नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मौका मिला है, जलसा भी करेंगे, तो कितनी उम्मीद है कि आप कितना लोगों को, क्राउड को बाहर निकाल सकेंगे? पंजाब इज बेसिकली द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, तो कितना एफर्ट कर रहे हैं पंजाब के लिए? देखें, उसमें मैं ये कहूंगा
کہ لوگوں کو نکالنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اناؤنس کر دیں کہ 23 مارچ ہے یا 30 مارچ ہے, فلاں جگہ پہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی کال ہے اور لوگ وہاں پہنچ جائیں. تو میرا خیال ہے سنا آپ سوچ نہیں سکتی جس طرح لوگ پہنچیں گے. اس اب آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ سو کالڈ, میں تو سو کالڈ اس لیے کہوں گا کیونکہ نیریٹو جو تھا, یہ جو انڈیپینڈنٹ جیتے نیریٹو تو وہ قیدی نمبر 804 کا تھا نا, نیریٹو تو وہ والا چلا ہے. اب یہ کوئی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہے یا نو انڈیپینڈنٹ کہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیٹ دیم سے. لیکن اسی طرح اگر وہ ان کی طرف سے آ گیا کہ آپ لوگ پہنچے تو میرا خیال ہے اتنی دنیا آئے گی جو بیونڈ ایکسپیکٹیشنز ہوگی, چاہے وہ 23 مارچ ہو 30 مارچ ہو. اگر اجازت نہیں ملتی, پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں, ایک ایب نارمل حالات ہو جاتے ہیں, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ, اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے. اچھا, لیکن سر اب اس میں تو بانی چیئرمین تو نہیں شامل ہو سکیں گے, ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ان کے نام پر آئیں گے تو, لیکن آپ کس طرح موبلائز کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم اوور آل بات کریں پی ٹی آئی کی تو تھوڑی سی وہ گروپس میں تقسیم نظر آتی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی کچھ وقت پہلے اسٹیٹمنٹ دیا کہ کے پی کے میں بڑی کرپشن ہوئی, حالانکہ وہ محمود خان صاحب کی حکومت کا حوالہ دے رہے تھے, لیکن انٹرنلی بھی جو وکلا کا پورا پینل ہے اس میں ایک رفٹ سی نظر آتی ہے. اب آپ تو ہارڈ کور پولیٹیکل لوگ ہیں, لیکن جو وکلا کی ٹیم ابھی اس میں ایڈجسٹ ہوئی ہے ان کے آپس میں بڑے مسائل ہیں. اس میں سنا میں صرف ون لائنر میں بولوں گا کہ وکلا کا کام ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنا, اور عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں وہاں اس طرح پلیڈ کرنا کہ جو نیریٹو ہے یا جو گناہگار یا بے گناہ وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. بٹ جو بانی چیئرمین ہے, بانی پی ٹی آئی ہے, ان کا ویژن, ان کا موقف جو ہے وہ عدالت کے سامنے آ جائے. پرنسپلی وکلا کا یہ کام ہے. جو ہے پارٹی کو رن کرنا تو وہ تو پولیٹیشنز کا ہی رول ہونا چاہیے, اور پولیٹیشنز ہی ہوتے ہیں. اگر بانی چیئرمین نے جس طرح کور کمیٹی یا جو بنائے ہوئے ہیں, اس وقت وکلا کی امپورٹنس بالکل ہے, ہر دور میں ہوئی ہے, کیونکہ جب آئینی اور قانونی مشورے آتے ہیں تو وکلا نہیں کرنا ہے. بالکل. بٹ جو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں وہ تو پولیٹیشنز کا کام ہے. تو اس طرح میں چاہتا ہوں کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ پولیٹیکل ڈیسیجن کریں, وکلا جو ہیں وہ پالیٹکس میں انٹرفیئر ضرور کریں, انٹروین کریں. ایم این ایز بن گئے, ایم پی ایز بن گئے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, بٹ وہ زیادہ کانسنٹریٹ جو ہے وہ کیسز پہ کریں, میری یہ رائے. بالکل ٹھیک, نہیں درست فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی. انتہائی مربوط انداز میں تحریک انصاف کی جو پالیسی لائن ہے اس کی وضاحت بھی کی. پنجاب میں نون لیگ کے سامنے بحیثیت اپوزیشن کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف آگے اپنا لائحہ عمل بھی مرتب کرے گی, اس پر انہوں نے بات کی. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا, جہاں پر پچھلے 2 روز کے دوران سیکیورٹی فورسز نے نہ صرف افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے اوپر ایک فضائی کارروائی کی, بلکہ خود شمالی وزیرستان میں بھی ایک آپریشن کے دوران ایک جو خاص طور پر بڑا درینہ ایک ٹارگٹ تھا دہشت گردی کا, اس دہشت گرد کو بھی جو ہے وہ پہلے اس پہ بمباری کی گئی اور اس کے بعد وہ ہلاک ہو گیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کے ملٹیپل پاکٹ جو کارروائیاں ہیں ان کے بعد بھی کیا کسی مربوط سسٹم یا نیٹ ورک کی ضرورت ہے, کیونکہ 16 مارچ کو ہونے والے انسیڈنٹ نے جو کہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف تھا ایک مرتبہ پھر بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اگر معیشت ہے تو یہ کہنا مکمل درست نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کا ایک اور بڑا مسئلہ دہشت گردی بھی ہے. اس حکومت کے لیے یہ بڑا چیلنج ضرور ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت کی کوئی تیاری بھی ہے. سابقہ دور حکومتوں میں جب دہشت گردوں کو پرامن طریقے سے ری سیٹلمنٹ کرانے کی کوشش کی گئی تو اس وقت تو بڑی تعریف ہوئی, لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ اسٹیپ جو تھا وہ یقیناً اس حکومت کے لیے تو آسان تھا, لیکن بعد میں اس کے دور رس منفی اثرات مرتب ہوئے. افغانستان کے ساتھ درینہ تعلقات اپنی جگہ, لیکن یہ بھی درست ہے کہ پچھلے طویل عرصے سے افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان آمد بھرپور طریقے سے جاری بھی ہے, اور کارروائیاں کرنے کے بعد یہ دہشت گرد واپس اپنے جو علاقے ہیں ان میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی نیٹ ورک ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کو نشانے پر لانے کی اب کوشش کر رہا ہے. 16 مارچ کو ہونے والا انسیڈنٹ جب جو شمالی وزیرستان کا علاقہ تھا میر علی, وہاں پر دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا. اس کے بعد 2 روز میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے آج افغانستان کے اندر جا کر فضائی کارروائی کی, اس میں بھی دہشت گرد مارے گئے, اور اس کے علاوہ
हुआ। शुमाली वजीरिस्तान में ही ऑपरेशन के दौरान एक नामवर दहशतगर्द भी हलाक हुआ, लेकिन सिलसिला यहाँ पर थमता हुआ महसूस नहीं होता। ये भी अपनी जगह पर मौजूद है बात कि इस वक्त सिक्योरिटी इदारों के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा को अव्वलीन तरजीह देने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर मौजूद सूबाई हुकूमत क्या इस हवाले से कोई तैयारी कर रही है? पिछले 3 अदवार में मुंतखब होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 3 अदवार में दहशतगर्दी के खिलाफ क्या कुछ किया है, इस पर उनके नाक़दीन की हैसियत से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीमा और खैबर पख्तूनख्वा से तर्जुमान इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर वैसे तो हमारी कोशिश थी कि आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी हो, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं चाहूँगी कि अगर आपसे थोड़ा सा इसका अहवाल जान लें कि पिछले 2 रोज़ में कार्रवाइयाँ तो कर रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेज, लेकिन हर कुछ हफ्तों के बाद हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्द निशाना भी बना लेते हैं। तो सर आखिर वजह क्या है? लूप होल क्या अफगानिस्तान के रास्तों में बॉर्डर के पास मौजूद है, या फिर ये दहशतगर्द सेटल्ड हो चुके हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में? थैंक यू वेरी मच सना। इस तरह है कि ये जो दहशतगर्दी की लानत है, इससे कौम की जान छूट गई थी जब ऑपरेशन ज़रब अज़ब रद्दुल फसाद जैसे कामयाब ऑपरेशन हुए, और उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान में अमन बहाल हो गया था। लेकिन हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसे नाआकिबत अंदेश लोगों के पास इक़्तिदार का ये जो इक़्तिदार का ये मामलात हैं, ये उनके हाथ में हैं, जिनको ये समझ नहीं आती कि उन्होंने करना क्या है। तो जानबूझ के आपने देखा होगा, ये इनकी हिस्ट्री है। जो आपने पूछा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तैयारी है, इनकी बेचारों की क्या तैयारी होगी। इससे पहले सीएम थे महमूद खान साहब, स्वात से उनका ताल्लुक था। उन्होंने चतराल के रास्ते, स्वात के रास्ते उनको दोबारा ये उनको लाए हैं, उनको रिपोर्ट किया कि हम इनको आपको जगह देते हैं, आप आइए यहाँ पे पुरअमन तरीके से रहिए। सर उस फैसले से हुआ क्या था? वैसे माजरत आप इसमें एक ज़िमनी सवाल कर रही हूँ, उनको जो रीसेटलमेंट करवाई गई थी उसके बाद हुआ क्या फिर उसके बाद आने वाले अदवार में? उसके बाद फिर क्या हुआ, इनके अपने मेंबर्स को इनके अपने वजीरों को उठाया गया। उसी चीफ मिनिस्टर महमूद खान से सुनने में आता है कि उनसे 50 करोड़ रुपए तावान उन्हीं से वसूल किया गया। बत्ते की पर्चियां तकसीम होती रही। बिल्कुल बिल्कुल, बत्ते की पर्चियां तकसीम होती रही। इनके जो एमपीएस थे, जो एमएनएस थे, उनसे भत्ता वसूल हुआ है, सिर्फ पर्ची तकसीम नहीं हुई है। और अगर हम माजी में जाएं तो इस जमात की कुछ इस तरह की हिस्ट्री है कि परवेज खट्टक, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने और इमरान बानी पीटीआई ने ये बात की थी कि हम इनको दफ्तर देते हैं, पाकिस्तान में आए, आप दफ्तर बनाए। और जैसे ये वाकयात हुए हैं मीरली में, आपने देखा पूरे पाकिस्तान का, मतलब ये हमारे फौजी जवान जो शहीद होते हैं, तो इनके साथ हमारा दिल धड़कता भी है और रोता भी है। हमारे मुल्क के जवान जो है वो आए रोज शहीद होते, क्यों? हमारा कसूर क्या है? लेकिन जो एक वबा आई थी, वो वबा खत्म हो गई थी, उसको दोबारा इंपोर्ट क्यों किया गया था? इस बात की अभी तक तफ्तीश करना बाकी है कि जो ये चीज जानबूझ के आप उठा के वापस मुल्क में लाए हो, ये एजेंडा किसका था और इसका फायदा क्या था, ये क्यों किया गया था? इसके जितने किरदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रोब होनी चाहिए, और फिर उनको कानून के कटहरे में खड़ा करना होगा। हम कब तक लाशें उठाएंगे? हम कब तक इसी तरह खून में लिथड़े हुए अपने जवानों को देखेंगे? और पाकिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमेशा इस ज़हनी तनाव में रहेंगे कि यहाँ से धमाका होने वाला है, वहां से कुछ। अच्छा, लेकिन इख्तियार साहब, सर मुझे एक सवाल की इजाजत दें सर। ये भी दुरुस्त है कि अब जिस तरह बन्नू में, जब बन्नू की पुलिस लाइन में अटैक हुआ था, उस बिल्डिंग में जो सीटीडी की थी, वहाँ ये कह रहे थे कि बैठने के लिए सही मायनों में कुर्सी मेज़ें तक मौजूद नहीं थी। तो सर ये बताइएगा कि 3 अदवार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 से वहाँ मुंतखब हो रही है, चलिए उससे पहले जो कुछ हुआ एएनपी या माजी की हुकूमतों के उस दौरानिए में, सर क्या पिछले 10 सालों में वहाँ पर जो सिक्योरिटी, जब सही मायनों में दहशतगर्दी बढ़ी, क्या वहाँ पे उसमें सब उस हिसाब से तैयारी नहीं की गई? वो कहाँ है एक्शन प्लान जो बनाया गया? सिक्योरिटी के हवाले से इतनी बातें की गई, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर क्यों सिक्योरिटी इदारे वहाँ मजबूत पोजीशन पे नजर नहीं आते? आपको अगर याद हो तो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में
जब पीटीआई के करते धरते ये कह रहे थे कि हमें मरकज जो है तो पैसे दे, फंड्स दे, हमने नालियां बनानी है, सड़कें बनानी है, हमने फर्श बनाने, ये करना है, वो करना है, तो शहबाज शरीफ साहब नए नए हुकूमत में आए थे तो हमने उनको बोला कि थोड़ा सा जो फंड इनको दिया है उसका जरा ऑडिट हो जाए। जब वो चेक किया गया तो सवाल निकला कि इनको 500-600 अरब रुपया जो दहशतगर्दी की मद में मिला, टेरर की मद में दिया गया था, वो पैसे उसका कोई हिसाब ही नहीं है कि वो कहाँ लगाए गए। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा ऐसे लगता है जैसे ये कोई पुराने पाकिस्तान का दरादम खेल हो या अफगानिस्तान का तोरा बोरा हो कि यहाँ पे मतलब जो कुछ होता रहे उसका पता ही नहीं चलता। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो वॉर ऑन टेरर में गुज़श्ता 2 हुकूमतों में 2013 से 18 से लेकर 23-24 तक जो इनको पैसे दिए गए हैं उसका ऑडिट किया जाए, पता किया जाए कि वो पैसे कहाँ गए हैं। मुझे तो हमारी कुछ सुनने में इस तरह आ रहा है कि जो इन्होंने असला लेकर दिया था कुछ हमारी पुलिस फोर्स को, उसमें सबस्टैंडर्ड सामान भी सप्लाई होके इन्होंने दिया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उन्होंने सारी चीजों को इतना परागंदा किया हुआ है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम अपनी पुलिस फोर्स को वेल इक्विप्ड करें, उनको तैयार करें, और हमारी फोर्सेस जो चाहे वो आर्मी है चाहे वो पुलिस है। अच्छा इख्तियार साहब, सर क्योंकि वक्त कम है, मैं थोड़ा सा 2-3 सवाल और करना चाह रही हूँ। सर इसका मतलब ये समझा जाए, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वैसे तो पीटीआई उनको उस तरह ओन नहीं करती है, लेकिन उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले सही स्टेटमेंट दिया कि महमूद खान साहब के दौर में लोग अरबोंपति नहीं बल्कि खरबोंपति हो गए, इतनी करप्शन हुई खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दुरुस्त है तो फिर अब गंडापुर साहब के पास मौका है कि वो वहां पर ऑडिट करवा लें या दीगर चीजों से देखें कि आखिर वो कौन से लोग थे जो कि अरबोंपति या खरबोंपति हो गए। देखिए, एक बड़े मज़ाहिया इंसान ने बड़ी संजीदा बात कर, हम उसकी हर बात को बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़े मजे की वो जोक्स वो क्रिएट करते हैं, लेकिन बात वो बड़े पते की कर गए हैं और बड़ी संजीदा। जो हम गुज़श्ता 10 सालों से बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इट्स अ स्प्रिंग ऑफ करप्शन, एक मंबा है, एक डेन है जहां पर करप्शन नाम की आप सोचें कि यहाँ पे करप्शन ऐसे ऐसे तरीकों से की गई है कि मेरे ख्याल में दुनिया भर के करप्ट लोगों को भी समझ नहीं आएगी कि ये इन्होंने किया किस तरह है। आपको पता है कि सेहत कार्ड जैसा मतलब कितना पाक काम है, लोगों को इलाज मुआवजा देता है। सेहत कार्ड में एक एक बच्ची के एक हफ्ते में 20 बार अपेंडिक्स के ऑपरेशन कराए गए हैं। एक बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया गया और उसके सेहत कार्ड से दिल की सर्जरी के पैसे निकाल दिए गए। और इस तरह के हजारों केसेस हैं। फिर उस सेहत कार्ड पे, उसके पैनल पे जितने हॉस्पिटल इन्होंने रखे हैं, उस पे एक एक हॉस्पिटल से इन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए करप्शन में किकबैक्स लिए हैं कि आपका हम नाम डालते हैं सेहत कार्ड के पैनल में, आपके हॉस्पिटल को पैसे मिलेंगे, इलाज का कोई है ही नहीं, बस फर्जी बिल पास किए जाए, खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ। ये यहाँ पर आपकी सोच है कि पेशावर म्यूजियम नहीं, लेकिन सर इसके खिलाफ फिर कोई अदालती कार्रवाई की तरफ क्यों नहीं गया? आप ऑपोजिशन है वहां की, आप क्यों नहीं चले जाते कोर्ट में, और अगर कोई सबूत मौजूद हो या किसी और जमात के पास सबूत मौजूद हो तो पेश करें कि ये इस किस्म का स्कैंडल है। चाहे बिलियन ट्री सुनामी हो, उसमें भी करप्शन की दास्तानें थी लेकिन साबित कुछ नहीं हो सका। अब ये सेहत कार्ड भी इस किस्म की मिसाल बन गया है, तो इसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई के लिए क्यों नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती? अब हम जाएंगे। इससे पहले हमने असेंबली फ्लोर पर ये बात उठाई थी कि स्पीकर से हमने कहा था कि जो दरख्त हैं ये हमें दिखाए जाए। तो वो उनके एक वजीर बातदबीर हैं, वो कहते हैं कि जी ये वेबसाइट पर मौजूद है, आपने जहाँ पे देखने हैं तो आप देख लें। हमने कहा नहीं, वेबसाइट के दरख्त हम बाद में देखेंगे, आप हमें 2-4 साइट्स हमारे साथ विजिट कराओ, जमीन पे हमें 2-4 साइट दिखा दो, हम देखते हैं। अगर आपने 1000 लगाई है, वहां पे 500 भी हुए तो हम कह लेंगे कि चले ये 500 जो है ये नहीं उगे, कुछ बकरियां खा गई, कुछ उगे नहीं, कुछ जल गई, कुछ खराब हो गए। 500 भी दिखा दो, नहीं है। वो तकरीबन 1.5-2 साल उसकी कमेटी बनी थी, असेंबली की सेलेक्ट कमेटी, मैं उसका मेंबर था
और शौकत यूसुफजई साहब हुकूमत की तरफ से उसके चेयरमैन थे, हाँ। उनको हम ये दरख्वास्तें ही देते रहे कि आप सर शौकत हमारे साथ यूसुफजई चलो। साहब तो 15 करोड़ का आज उनको भी टीका लगा है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कि वो भी कोई कमेंट कर सके। अच्छा, जाते जाते सर मुख्तसर लास्ट मेरे पास कुछ सेकंड्स हैं, वो ये कि गंडापुर साहब को आप कैसे देख रहे हैं? सीएम बनने के बाद कुछ उनकी टोन में भी नरमी आई है, वजीर आजम साहब से मुलाकात भी की है, लगता है आपको क्या है कि क्या बना लेंगे, हुकूमत चला पाएंगे, या फिर जो उनका एक एग्रेसिव स्टाइल है वो मसाइल की आमाजगाही बनता जाएगा सूबे के अंदर? मेरे ख्याल में अभी उनको सीएम बने हुए 10 दिन हुए हैं, लेकिन उनकी एग्रेशन जो है वो 50% कम हो गई है। थोड़ा उनको मेरे ख्याल में समझ उनको आ गई है ठीक। कि जहां पर वो बैठे हैं कि ये सूबा जो है, ये यहाँ पर 92% ये सूबा चलता है विफाक की मदद से, विफाक की सपोर्ट से। आप के पास ना यूनिवर्सिटीज को के जो स्टाफ है उनको देने के लिए आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास अस्पताल चलाने के लिए पैसे हैं। आप सेहत कार्ड का तो ऐलान कर बैठे हो, लेकिन उसके लिए आपके पास 38 अरब रुपए है नहीं। अगर आप विफाक के साथ, ठीक, मरकज के साथ लड़ाई और करोगे और पंगा लोगे तो फिर आप सूबा हुकूमत चलाना नहीं मुश्किल चला हो सकते। जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूबा इख्तियार चलाना वली खान साहब। सर वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा से तर्जीह रहनुमा। यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी एक बड़ा मसला तो मौजूद है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। अगर विफाक के साथ और सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर कोई मरबूत हिकमत अमली नहीं बनाई गई तो ये दहशत गर्दी इस सूबे को बदतरीन अंदाज में मुतासर करेगी। इस नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।